मेरे सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बड़ा खास वीडियो है जहाँ पे एक लेटेस्ट अमेंडमेंट जो जुलाई मिड में आया था उससे रिलेटेड 30 सितंबर को एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट कि आप लोग जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों ये जो वीडियो है रिलेटेड टू रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले हम लोग एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया करते थे, जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करते थे कि अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका नेचर क्या है, क्या वो रेसिडेंशियल नेचर की प्रॉपर्टी है। अगर हाँ रेसिडेंशियल नेचर की प्रॉपर्टी है और उसका यूज़ रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए हो रहा है तो वो 100% एग्जेम्प्ट हुआ करता था। लेकिन अगर वो रेसिडेंशियल पर्पसेस की प्रॉपर्टी है और नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी लगाया करता था। नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है तो भी जीएसटी लगाते थे। लेकिन मिड जुलाई में लगभग 12 या 13 जुलाई के आसपास हमारी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने इस सब को बदल दिया और इसके अंदर अब इन्होंने कंसेप्ट दो लगा दिए कि अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसका ट्रीटमेंट अलग करेंगे और नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट अलग करेंगे। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर कोई यूज़ कर रहा है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है तो वहाँ पे भी जीएसटी इम्पोज कर दिया था। लेकिन उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है जो कि 2 दिन पहले की जजमेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर ये कहा कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर कोई जीएसटी का रजिस्टर्ड पर्सन यूज कर रहा है और पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो व्हाट आई एम डूइंग इन दिस वीडियो, मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूं, मैं इस वीडियो के अंदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कब आरसीएम लगेगा, कब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, कब 12% का रेट लगेगा, कब 18% का रेट लगेगा, रेसिडेंशियल में कब जीएसटी लगेगा, कब जीएसटी नहीं लगेगा, उन सबका डिटेल्ड डिस्कशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं थ्रू दिस वन अमेजिंग चार्ट। ये एक अमेजिंग चार्ट आपके सामने है। इसके अंदर चार्ट के अंदर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट अभी 2 दिन पहले आई है, सीमा गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैंने उसको भी कवर किया है। आइए जरा इसको डिटेल में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा और इनलार्ज कर देता हूं ताकि आप इसको बहुत बहुत अच्छे से समझ सकें। तो मैंने इसको इनलार्ज कर दिया। अगर आप हेडिंग देखें तो हेडिंग में, अगर आप हेडिंग देखें तो हेडिंग में मैंने क्या लिखा है, जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं जो नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में भी बात करूंगा। चाहे वहाँ वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जा रहा हो, आरसीएम हो, फॉरवर्ड चार्ज हो, 12%, 18%, सारी बातें इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आई एम स्टार्टिंग विथ जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं। थोड़ा सा मैंने इलार्ज कर दिया ताकि आप अच्छे से देख सकें। जब कभी भी आप ये देखें कि जीएसटी लगाना है या जीएसटी नहीं लगाना, तो आप सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, जो बिल्डिंग है, लैंड है, बिल्डिंग है, उसका नेचर देख लेना। क्या वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स है, क्या वो रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हाँ वो रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है तो उसका ट्रीटमेंट अलग चलेगा। लेकिन अगर वो रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं होती है तो उसका ट्रीटमेंट फिर बिल्कुल अलग तरीके से चलेगा। तो क्या वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, पहले मैं ये डिस्कस कर देता हूं कि अगर वो रेसिडेंशियल नहीं है तो क्या करें। अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो प्रॉपर्टी या तो कोई होटल है या कोई इन है। इन क्या होता है बेसिकली, मैं आपको ये समझाऊं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई धर्मशाला है, या फिर अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया में बात करें, थोड़ा सा पंजाबी वर्ड में यूज करें तो बोलते हैं सराह। तो सराह है या फिर धर्मशाला है, उसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग इन। फिर गेस्ट हाउस है, किसी प्रकार का कोई क्लब है, कोई कैंप साइट्स है,
और इस प्रकार से कोई और कमर्शियल जगह है? अगर आपका जवाब है हाँ कि प्रॉपर्टी जिसको किराए पे दिया गया है वो प्रॉपर्टी जो है वो होटल है, वो इस प्रकार की कोई बाकी की प्रॉपर्टीज हैं, तो फिर आगे चेक कर लेना, आगे चेक कर लेना क्या वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिया गया है। और आप सबको याद है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए सेक्शन लगाते हैं हम लोग, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। क्या ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू किराए पे दिया गया है? जैसे मेक माई ट्रिप है, जैसे त्रिवागो है, जैसे और बहुत सारे इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फिर अगर ऐसा है तो आपको आगे ये चेक करना होगा जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का ओनर है, जो ये प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा है, जो लेसर है, क्या वो लेसर जीएसटी में रजिस्टर्ड है? अगर आपका फिर से जवाब आया कि यस वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो अगर एक बार फिर से देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, नो आ रहा है आपका जवाब। अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई होटल है, अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई धर्मशाला है, इन है, गेस्ट हाउस है, कैंप साइट है, अगर आपका जवाब आता है हाँ, और अगर आपने उस प्रॉपर्टी को किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिया हुआ है किराए पे, मेक माई ट्रिप आपका एग्जाम्पल है, त्रिवागो आपका एग्जाम्पल है, ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर आपका फिर जवाब आता है हाँ, तो ये चेक कर लेना कि जो लेसर है, जो बिल्डिंग किराए पे दे रहा है, जो बिल्डिंग का मालिक है, क्या वो बिल्डिंग का मालिक एक जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है? मान लीजिए आपका जवाब आता है नो, वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, आरसीएम के अंडर पे करेगा, और जीएसटी का रेट लगेगा 12% का या 18% का। Now the question arises when to charge 12%, when to charge 18%. 12% चार्ज उस केस में होगा जहां पे प्रॉपर्टी का रेंट एग्जैक्ट 7500 है या 7500 से कम है पर डे, और अगर प्रॉपर्टी का रेंट 7500 रुपीज पर डे से ज्यादा हो जाता है तो फिर जीएसटी का रेट है 18% के हिसाब से। तो कमरे का किराया चेक कर लेना, कमरे का किराया कितना है, और उस हिसाब से ई कॉमर्स ऑपरेटर आरसीएम के थ्रू जीएसटी पे करेगा। अगर लेसर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो मान लीजिए लेसर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अब क्या करें? जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं एक प्रॉपर्टी का ओनर हूं, मैंने वो प्रॉपर्टी लेट आउट किया हुआ है, वहां पे एक रेस्टोरेंट एंड बार चलता है, तो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड भी हूं, तो अब मेरे को जीएसटी पे करना होगा, मेरे को जीएसटी पे करना होगा, मैं लेसर हूं, मैं जीएसटी पे करूंगा, फॉरवर्ड चार्ज से पे करूंगा, जीएसटी के रेट होगा या 12% या 18%, डिपेंडिंग अपॉन रेंट का अमाउंट कितना है, जो मैंने भी आपको बताया। लेकिन इसमें कुछ बातें बदल के देखते हैं, कुछ बातें बदल के देखते हैं। यहां पे ये चेक करें सबसे पहले कि क्या प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। आपका जवाब आया नहीं, प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल नहीं है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। फिर चेक कर लेना क्या वो प्रॉपर्टी होटल है, क्या वो प्रॉपर्टी इन है, गेस्ट हाउस है, कैंप साइट है, क्लब है, कमर्शियल प्लेस है। आपका जवाब है नो, मतलब रहने की जगह नहीं है। जैसे मैंने अभी अब बताया, मेरी प्रॉपर्टी जो है वो मेरी प्रॉपर्टी मैंने किराए पे दी हुई है, और वो प्रॉपर्टी मैंने रेस्टोरेंट वाले को किराए पे दी हुई है। सो इट्स नॉट द केस ऑफ होटल, इट्स नॉट द केस ऑफ इन, इट्स नॉट द केस ऑफ गेस्ट हाउस, इट्स नॉट द केस ऑफ कैंप्स, क्लब साइट्स। तो ऐसे केस में मैं एज एन ओनर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से जीएसटी पे करूंगा 18% पे। अगर मेरी प्रॉपर्टी होटल वाले को किराए पे होती, यहां पे आ जाता मैं। अगर होटल को किराए पे दी होती तो 12% 18% पे आ जाता। होटल को किराए पे नहीं दी है, मैंने रेस्टोरेंट को किराए पे दिया हुआ है, तो 18% का जीएसटी आ जाएगा। अब प्लीज आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेस्टोरेंट एंड होटल। होटल में रहने की जगह होती है, रेस्टोरेंट में रहने की जगह नहीं होती है, ये दोनों में फर्क होता है। नाउ लेट अस से मेरी प्रॉपर्टी जो है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी जो है वो होटल वगैरह है तो सही, लेकिन मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं चढ़ाया हुआ उसे किराए पे। तो अगेन ऐसे केस में बीइंग अ लेसर
I will be liable to pay GST. Being a lesser, I will be liable to pay GST. मैं GST पे करूंगा being a lesser 12% या 18% के ऊपर. अगेन डिपेंडिंग अपॉन होटल का रूम रेंट कितना है पर डे के हिसाब से. तो ये पॉइंट हमें ठीक से समझ आया. उसके बाद जो अब मेन हेडेक है वो कहां पे आती है. जो जुलाई मिड में बदलाव हुआ वो बदलाव कहां पे हुआ. देखो जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये वाला एरिया, होटल वाला एरिया डिस्कस किया, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला डिस्कस किया, लेसर वाला डिस्कस किया, ई कॉमर्स ऑपरेटर का आरसीएम डिस्कस किया. यहां पे कोई चेंज नहीं है. यहां पे पहले भी सेम था, अब भी सेम है, सिर्फ रेट बदला है. पहले रेट में 1000 रुपीज की लिमिट आती थी, अब वो लिमिट 7500 की लिमिट है. तो रेट बदला है, सिर्फ इन केसेस में सिर्फ रेट बदला है और कुछ नहीं बदला, बाकी सब एज इट इज है. और आप सबको अच्छे से याद है, अगर आप स्टूडेंट हैं सीए इंटरमीडिएट के या कंपनी सेक्रेटरी के, सीएमए के, तो आपको रेट्स याद नहीं करने हैं. गुड्स के रेट, सर्विसेज के रेट्स, जीएसटी रेट्स याद नहीं करने हैं. अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिशनर है तो आपको वैसे ही काम करते करते याद हो जाती है. अगर आप वैसे ही अपनी नॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप याद कर सकते हैं रेट तो ठीक है, याद नहीं कर सकते तो गूगल कर लेंगे तो रेट आपको मिल जाएगा. बदलाव कहां पे है. जुलाई मिड में चेंज आया, कहां पे आया. दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई, कहां पे आई, वो यहां पे आया. अगर आपकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जहां पे लोग रहते हैं, मकान है, मकान को आपने किराए पे दिया हुआ है, तो ये चेक कर लेना क्या उस प्रॉपर्टी को लोग रहने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि ऐसा भी बहुत सारे केसेस में होता है, आपने कई बार देखा भी होगा. तो है तो मेरा मकान, है तो मेरी कोठी, लेकिन मैंने बैंक को दे दी किराए पे और वहां पे बैंक ऑपरेट कर रहा है. है तो मेरा मकान, है तो मेरी कोठी, लेकिन मैंने कोरियर कंपनी को दे दिया किराए पे, कोरियर वाले वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं. है तो मेरा मकान, है तो मेरा घर, लेकिन मैंने डॉक्टर को दे दिया, डॉक्टर क्लिनिक ऑपरेट कर रहा है वहां पे. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और मैं क्या वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अपने रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा हूं. आंसर इज नो. जो मैंने अभी एग्जांपल्स आपको दिए, डॉक्टर का क्लिनिक, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोरियर सर्विसेज, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, लेकिन उसका यूज रेसिडेंशियल नहीं है. अगर ऐसा हो जाए कि यूज रेसिडेंशियल नहीं है तो फिर आगे ये चेक कर लेना कि क्या लेसी रजिस्टर्ड पर्सन है. लेसी कौन है. लेसी का मतलब जिसने प्रॉपर्टी किराए पे ली है, क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन है. अगर लेसी रजिस्टर्ड पर्सन है जो प्रॉपर्टी किराए पे ले रहा है, किराएदार अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो जीएसटी आरसीएम के हिसाब से लगेगा. लेसी उसके ऊपर, किराएदार उसके ऊपर जीएसटी पे करेगा 18% के हिसाब से. ये आया नया बदलाव, ये आया नया चेंज. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले लेसर जो मकान मालिक है वो 18% का जीएसटी देता था. अब यहां पे लेसी जीएसटी पे करेगा, अपनी पॉकेट से पे करेगा, बाद में इनपुट क्लेम करेगा. मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि जो लेसी है वो लेसी भी रजिस्टर्ड नहीं है. नो पे आ गया. अगर लेसी भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो फिर ऐसे केस में जो लेसर होगा उसको फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से 18% का जीएसटी देना पड़ेगा. तो मोटी मोटी बात प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है, उसका रेसिडेंशियल यूज नहीं हो रहा है. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल यूज नहीं हो रहा, बैंक को दिया हुआ है किराए पे. बैंक रजिस्टर्ड होगा, पूरे चांसेस हैं. बैंक आरसीएम के हिसाब से जीएसटी पे करेगा. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, डॉक्टर को दे दिया किराए पे, डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा है, डॉक्टर को दिया किराए पे, डॉक्टर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा, डॉक्टर की सर्विसेज एग्जाम सर्विसेज है. तो अगर डॉक्टर रजिस्टर्ड नहीं है, लेसी किराएदार रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो मकान मालिक है वो आरसीएम वो फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से 18% का जीएसटी पे करेगा. अब आती है मजेदार बात. मान लीजिए प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इस्तेमाल भी रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए ही हो रहा है.
मैंने आपको मकान दिया, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दी, आप भी उसको रेसिडेंस पर्पसेस के लिए ही यूज कर रहे हैं, तो ये चेक करेंगे कि लेसी किराएदार क्या रजिस्टर्ड है जीएसटी में। अगर नहीं है तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। तो मान लीजिए मैं अपनी एक प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, किसी स्कूल टीचर को दे देता हूं किराए पे। स्कूल में काम करता है, टीचर है, नौकरी करता है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो मेरा मकान मैंने स्कूल टीचर को दे दिया, स्कूल टीचर अपने रहने के लिए इस्तेमाल करता है, नो जीएसटी, 100% एग्जेम्प्ट। लेकिन मान लीजिए वो लेसी, वो किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है, किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और जो किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो उस रेसिडेंशियल हाउस को बिजनेस के लिए यूज करता है। आप कहेंगे सर अजीब सी बात कर रहे हो, बिजनेस के लिए यूज करता है। अभी आप कह रहे थे रहने के लिए इस्तेमाल करता है, अब आप कह रहे हो बिजनेस के लिए यूज करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा किराएदार है वो किराए पे प्रॉपर्टी लेता है, लेकिन उसके एम्प्लॉय उसको यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैंने आपका फ्लैट किराए पे ले लिया, मैं खुद उसमें नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा एम्प्लॉय है वो उसके अंदर जाके रहेगा। तो अगर आप किराए पे मैंने लिया, उसमें रहेगा कौन? मेरा एम्प्लॉय रहेगा उसमें। तो इसका मतलब मैंने प्रॉपर्टी किराए पे ली है, नॉट फॉर पर्सनल यूज बट फॉर बिजनेस यूज। तो आपकी प्रॉपर्टी, किराए की प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले भी रहा हूं रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए, लेकिन मैं नहीं रहूंगा उसके अंदर, मेरा एम्प्लॉय रहेगा उसके अंदर, तो बन गया बिजनेस यूज। अगर वो बिजनेस यूज है तो आरसीएम के हिसाब से जीएसटी मेरे को देना पड़ेगा। मैं किराएदार हूं, रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं आरसीएम के हिसाब से जीएसटी पे करूंगा 18% पे। अब आ गई मजेदार बात। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मैंने किराए पे लिया रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए, और मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड भी हूं, और मैं इस प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूं, अपने रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने आपका फ्लैट ले लिया किराए पे, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मैं खुद उस फ्लैट में रहूंगा, मेरा एम्प्लॉय नहीं रहेगा, मैं खुद रहूंगा, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रहूंगा। तो ऐसे केस में दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई, सीमा गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है ऑफ 30 सितंबर। आज 1 अक्टूबर है, 2 दिन पहले की जजमेंट दे रहा हूं मैं आपको। 2 दिन पहले की जजमेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बाय द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। मैं प्रोप्राइटर हूं, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, लेकिन मैं पर्सनल यूज के लिए उसको प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, एग्जेम्प्ट होगा। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट सीमा गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत जबरदस्त जजमेंट है जी, बहुत जबरदस्त जजमेंट है, और यहां पे बहुत सारी कंफ्यूजन्स दूर होती हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट, आप सबसे दरख्वास्त, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आई विल बी कमिंग अप विद many such videos on the current affairs related to taxation. Best of luck, enjoy yourself, happy learning to all of you. Bye bye.